इतिहास के अध्ययन और लेखन में बहुत सारे अप्रोचेस हैं। हर टॉपिक में हम बातचीत करते हैं। आरंभ में भी क्लास जब शुरू होती है तब भी बात करते हैं। हर टॉपिक में इसको इस संदर्भ में हम बातें करते हैं। हर विषय में अप्रोचेस जुड़े हुए हैं और सिविल सर्विसेज में उनको जानना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब कोई ऐसी आइडियोलॉजी है जो एक विचारधारा पर आधारित है, उसकी सीमाएं हैं, एग्ज़ाम में उसी पर आधारित कोई स्टेटमेंट आ गया तो आपको उसको भी समझना होता है और कहाँ तक उसको मानना है, इस सीमा रेखा को निर्धारित करना पड़ता है और उसके आगे आज के इतिहास लेखन में क्या बात स्वीकार्य है, उसको भी आपको लिखना पड़ता है। तो बहुत विस्तृत रूप से समझ बनानी पड़ती है इतिहास के हर एक टॉपिक में। अब विभिन्न दृष्टिकोणों में हम जैसे पहला दृष्टिकोण हम लेते हैं, साम्राज्यवादी लेखकों की बात करते हैं। साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी। साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी लेखकों की बात करते हैं। अब जैसे आप सब जानते हैं कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन जो है, इसका अपना उद्देश्य था, इसका अपना एक टारगेट था, एक लक्ष्य था और वो ये था कि इतिहास के तथ्यों की या इतिहास की इस प्रकार से व्याख्या करनी है, इस प्रकार से लेखन करना है कि जिससे ब्रितानी हितों की पूर्ति हो। जो ब्रितानी सत्ता है, ब्रिटिश सत्ता है, उसको मजबूती मिले, ये इनका अपना दृष्टिकोण था। तो इस संदर्भ में ये कार्य क्या कर रहे थे? ये कार्य ये कर रहे थे कि उस समय जो राष्ट्रीय भावना चल रही है, इसको नकारने का काम करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, उसको नकारने का काम करते, उसको मानने को तैयार नहीं। कहते हैं भारत एक राष्ट्र कभी था ही नहीं, इस प्रकार की बात करते हैं। और अगर कहीं कोई उपलब्धियों की बात हो रही है, भारतीय मूल्यों की बात हो रही है, भारतीय परंपराओं की बात हो रही है, तो उसको नकारने का दृष्टिकोण ये इनके अपना लेखन में अनिवार्य रूप से निहित था। राष्ट्रीय आंदोलन जो भी हो रहा है उसको मानने को तैयार नहीं है। नेताओं के संदर्भ में कह रहे हैं कि ये तो सत्ता के लालच में ऐसा कार्य कर रहे हैं ये लोग, ये मध्य वर्ग के लोग हैं, महत्वाकांक्षी लोग हैं, सत्ता की भूख है इनको और इसलिए ये अपना एक आंदोलन चला रहे हैं, पदों के भूखे लोग हैं। इस प्रकार का इनका अप्रोच रहता है। तो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण में और उपनिवेशवादी दृष्टिकोण में जैसे उस समय के जो नेतागण हैं, जैसे जॉन स्ट्रेची, एक दो के नाम आप लिख सकते हैं। चर्चिल, एमरी, इनका कहना क्या है? ये सीधा सीधा इस बात को कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों में तो पहले से ही दुश्मनी चली आ रही थी, उनमें बैर था, उनमें वैमनस्यता थी, आपस में मतभेद थे और ये जो लंबे समय से मध्यकाल से ही जो ये समस्या चली आ रही है, इतिहास की सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मैंने बात की थी, कुछ उसी प्रकार की बात ये कर रहे हैं। ये जो पारस्परिक दुश्मनी चली आ रही है, उसी का परिणाम है भारत विभाजन। यानी साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी जो दृष्टिकोण है, उसमें आप ऐसा कह सकते हैं, अगर इसको बहुत संक्षेप में हम कहें, तो हिंदुओं और मुसलमानों की पारस्परिक दुश्मनी। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। बहुत संक्षेप में मैं लिख देता हूं, आप उसको विस्तार से लिख लेना। हिंदुओं और मुसलमानों की पारस्परिक दुश्मनी। तो ये एक अपना दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण हमको जैसे जो साम्यवादी इतिहास लेखक हैं उनको समझना है। अब जो साम्यवादी लेखक हैं वो क्या बात कह रहे हैं, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। साम्यवादी दृष्टिकोण, अब जो साम्यवादी दृष्टिकोण है, जैसे साम्यवाद में अनेक बार चर्चा मैंने की है, समाजवाद में
साम्यवाद में विशेष तौर से वर्ग संघर्ष की बात होती है। समाजवाद में वर्ग संघर्ष हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समाजवाद से ही हम साम्यवाद की ओर आगे बढ़ते हैं। तो साम्यवादी विचारधारा में वर्ग संघर्ष अनिवार्य रूप से होगा। तो इस प्रकार का थोड़ा सा अप्रोच दिखाई देता है। वैसे इनका ये मानना है, कुछ साम्यवादी जो लेखक हैं, इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोण आपको दिखाई पड़ेंगे। एक वर्ग ये कहता है, सीधा वो आरोप लगाता है राष्ट्रवादी नेतृत्व पर, वो आरोप लगाता है, कहते हैं ये लोग जो कांग्रेस के जो नेतागण हैं वो सत्ता लोलुप हैं, वो पद के भूखे लोग हैं और इसलिए सत्ता पाने के लिए वो ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लेते हैं। तो एक तो ये धारा चल रही है साम्यवादियों की, यानी कांग्रेस के नेताओं पर, कांग्रेस के नेताओं पर ये सत्ता लोलुपता पर आरोप लगाते हैं। एक तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि ये जो भारत विभाजन है ये संप्रदायवाद की परिणाम स्वरूप हुआ है और जो संप्रदायवाद है ये वर्ग संघर्ष का ही विद्रूप रूप है, उसका बुरा रूप है, उसका बुरा चेहरा है या एक बुरा प्रकार है, इस प्रकार की बात कह रहे हैं। तो दूसरा वर्ग जो कट्टर साम्यवादी है, हर बात की व्याख्या आर्थिक आधारों पर कर रहा है, हर बात की व्याख्या वर्ग संघर्ष के आधार पर कर रहा है, जैसे साम्यवादी विचारधारा में है। तो दूसरा जो विचारधारा है वो ये कह रही है कि जो संप्रदायवाद है, वो वर्ग संघर्ष का एक विद्रूप चेहरा है, एक विद्रूप रूप है, एक बुरा उसका रूप है, एक बुरा प्रकार है। और इनका कहना है कि जो उच्च वर्ग के मुस्लिम हैं और मध्य वर्ग के मुस्लिम हैं, अपने लाभों के लिए, अपने लाभ के लिए उन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया और जिसका परिणाम हुआ सांप्रदायिक दंगे और उसके परिणाम स्वरूप देश गृह युद्ध की ओर आगे बढ़ता है और भारत का विभाजन हो जाता है। तो इस प्रकार का दृष्टिकोण ये सामने रखते हैं। तो पहले में हमने देखा है, पहले हमने समझ लिया साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के बारे में, फिर हमने साम्यवादी दृष्टिकोण के बारे में बात कर लिया है। अब हम राष्ट्रवादी अप्रोच की बात करते हैं भारत विभाजन के संदर्भ में। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, अब यहां पर देखिए, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में साम्राज्यवाद में जिस प्रकार की बात हो रही है उसको आगे हमारे पढ़े लिखे लोगों ने समझा। अंग्रेजी जो शिक्षा है उसका एक सबसे बड़ा लाभ हुआ। अंग्रेजी शिक्षा यानी शिक्षा की नीति है, उसके अपने लाभों पर चर्चा होती है, बातचीत करेंगे या किया होगा आपके साथ हमने। तो कैसे उसके लाभ हो रहे हैं, कैसे नकारात्मक बिंदु हो रहे हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो जैसे एक लाभ की दृष्टि से ये देखिए, इस शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो शिक्षित भारतीय हैं उनके मन में एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण आता है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आता है, एक तार्किक दृष्टिकोण आता है और उसके माध्यम से वे क्या कर रहे हैं कि जो भी इतिहास लेखन हो रहा है का प्रयोग यहाँ किस तरह से है, जो भी इतिहास का अध्ययन और लेखन हो रहा है उसको वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। और जब साम्राज्यवादी लेखकों के दृष्टिकोण को देखते हैं, उसको वैज्ञानिक ढंग से परीक्षण करते हैं, तो ऐसा लगता है कि अनेक स्थानों पर उन्होंने ठीक ठीक काम नहीं किया है। उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से साम्राज्यवादी है, यानी वो साम्राज्यवादी हितों को पूरा करना चाहते हैं। तो एक नया इतिहास लेखन हमारे यहाँ शुरू हो जाता है और वो इतिहास लेखन है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। यानी इसके माध्यम से राष्ट्रीय हितों को
बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा, राष्ट्रीय हितों को मजबूत बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा, राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे निष्कर्ष जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों ने निकाले हैं, उसका निषेध किया जाता है और नई प्रकार की अवधारणाएं सामने रखी जाती हैं। जैसे इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को नकारा। अब कह रहे कि नहीं, भारत एक उभरता हुआ राष्ट्र है, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में क्या था कि भारत तो कभी राजनीतिक रूप से एक ही नहीं था। आप ये जो आंदोलन चला रहे हैं, एक भारत की मांग कर रहे हैं, भारत तो कभी एकजुट था ही नहीं, एक राष्ट्र था ही नहीं, और भारतीयों ने तो कभी शासन किया ही नहीं। वो तो लगातार शासित होने वाले लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो केवल ऊपर की सत्ता पर विश्वास करने वाले लोग हैं, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करने वाले लोग हैं। उन्होंने कभी शासन किया ही नहीं, भौतिक विकास किया ही नहीं, इस प्रकार की बात। तो अनुसंधान बहुत सारे होते हैं। अनुसंधानों के माध्यम से राष्ट्रवादी लेखक बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि भारत में भी एक बहुत एकीकृत राज्य था अनुसंधानों के बाद। खासतौर से जब अशोक के अभिलेखों को पढ़ लिया जाता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रकाशन हो जाता है, तो भारतीय इतिहास लेखन में बिल्कुल एक नई परंपरा की शुरुआत, एक नया दृष्टिकोण की शुरुआत। और उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी मौर्य काल जैसा राज्य था, इतना बड़ा राज्य था। गुप्त काल में महत्वपूर्ण प्रकार की उपलब्धियां थी और उन्होंने उसको स्वर्ण काल की भी संज्ञा दी। यद्यपि सीमाएं थी, क्योंकि राष्ट्रवादी भावना में कभी कभी अतिरेक भी हो जाता था। हम चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगते हैं, ऐसा अप्रोच कभी देखने को मिला है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में। और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में ऐसा भी हो जाता था कि कभी कभी राष्ट्रवादी भावना में जो समाज की दुर्बलताएं हैं, जो सीमाएं हैं, जो तमाम प्रकार के अंतर विरोध हैं, उन पर बातचीत नहीं हो पाती थी, उन पर लेखन नहीं हो पाता था। वो तो खैर इतिहास लेखन में आप समझेंगे। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के तहत उसकी व्याख्या करते हुए राष्ट्रवादी लेखकों ने कहा कि जो ब्रिटिश नीति है, और ब्रिटिश नीति खासतौर से हिंदू और मुसलमानों के मध्य जो नीति है, हिंदू और मुसलमानों के मध्य जो नीति है, वो इसके लिए उत्तरदायी है। और ये नीति कैसी है? ये नीति कह रहे हैं, ब्रिटिश नीति कैसी है? विभाजनकारी है, मतभेद पैदा करने वाली है। ऐसी नीतियां बना रहे हैं अंग्रेज, जिससे हिंदू मुसलमानों के जो पारस्परिक मतभेद हैं वो और गहरे होते चले जा रहे हैं, और जिसका परिणाम होता है भारत विभाजन। उन्होंने बिल्कुल अलग थलग कर दिया तो हिंदुओं और मुसलमानों को, और इसी नीति को हम सामान्य शब्दों में जानते हैं, कूट डालो राज करो की नीति। कि अंग्रेजों ने क्या किया, डिवाइड एंड रूल लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए, कूट डालो राज करो की नीति, कूट डालो राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल। यानी भारतीयों को उनके एकीकरण को, उभरते हुए राष्ट्र को, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर बनाने का दृष्टि। अगर भारतीय एकजुट हो गए, एकीकृत हो गए, तो उनका शासन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अनेक आधारों पर भारतीयों को तोड़ने का प्रयास किया। उनको भाषा के आधार पर तोड़ने का प्रयास किया, जाति के आधार पर तोड़ने का प्रयास किया, क्षेत्र के आधार पर तोड़ने का प्रयास किया। उत्तर दक्षिण वाले मतभेद को आप समझ सकते हैं कैसे उन्होंने बढ़ावा दिया। दक्षिण वालों से कहा कि वास्तविक हकदार तो आप ही हैं हिंदुस्तान के, उत्तर भारत के लोग तो बाहर से आए, उसको आर्य आक्रमण से जोड़ा उन्होंने और कहा ये तो बाहर के लोग हैं, असली हकदार तो आप ही हैं। इस प्रकार का मतभेद उन्होंने पैदा किया, यहाँ तक कि विचारधारा के आधार पर मतभेद पैदा किया। आपने देखा कैसे राष्ट्रवादी, साम्यवादी, उनके मध्य मतभेद पैदा करना, कैसे आपने देखा उदारवादी, उग्रवादी, इनके मध्य मतभेद पैदा करना, और इसका लाभ उठाते थे। एक को मिला करके दूसरे का दमन करने का प्रयास किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में सामान्य रूप से ये बात होती है कि भारत विभाजन
मोटी मोटी बात जो आपको समझनी है वो ये समझना है कि भारत विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने इस प्रकार की नीति बनाई जिससे हिंदुओं और मुसलमानों में मतभेद पैदा हुए, सांप्रदायिक भावना पैदा हुई और आगे चल करके इसका इसका प्रभाव होता है भारत विभाजन। कैसे उन्होंने किया आगे हम लोग समझेंगे कि कैसे नीतियां बना रहे हैं, कैसे मुस्लिम लीग को बढ़ावा दे रहे हैं, कैसे उसको अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था कर रहे हैं और आगे चल करके मुस्लिम लीग को इतना महत्व देने लगते हैं कि उसके बिना कोई बैठक नहीं हो पा रही है। गोलमेज सम्मेलन, शिमला सम्मेलन के संदर्भ में आप देखेंगे उसको पूरा वीटो पावर दे दिया गया, या लॉर्ड लिथगो ने, वेवल ने उसको वीटो पावर दे दिया कि आपके बिना कोई संविधान निर्माण की बात ही नहीं हो। तो आगे चल करके इस प्रकार की नीति से मुस्लिम लीग को बढ़ावा मिल जाता है जब उसको लगता है कि हमारे बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, संवैधानिक विकास हो ही नहीं सकता है, तो वो पाकिस्तान की मांग को लेकर के बिल्कुल रिजिड हो जाती है। तो इस प्रकार से ये दृष्टिकोण आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे कि गांधी जी कैसा सोचते हैं, नेहरू जी कैसा सोचते हैं, अंबेडकर साहब क्या सोचते हैं और राम मनोहर लोहिया क्या सोचते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो भी राष्ट्रवादी नेता हैं, जैसे गांधी जी हैं, नेहरू हैं, इनका जो दृष्टिकोण है वो सामान्य रूप से जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है उससे मेल खाता। गांधी और नेहरू का सामान्य रूप से यही मानना था कि अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां बनाई हैं कि जिससे हमारा सर्वनाश हो जाता है, हमारा विभाजन हो जाता है। तो इस प्रकार का वो अप्रोच रखते हैं। जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन जब आया था, सांप्रदायिक निर्वाचन आया था तो गांधी जी ने कहा 1909 के अधिनियम, उन्होंने कहा मार्ले मिंटो सुधार ने तो मेरा सर्वनाश कर दिया। इस प्रकार की बात उन्होंने कही और आगे चल करके कहीं ना कहीं अंग्रेजों की इस नीति को चाहे या अनचाहे कांग्रेस भी समर्थन दे देती है। 1916 में जा करके उसको स्वीकार कर लेती है, मुस्लिम लीग से समझौता हो जाता है। तो कांग्रेस की एक बहुत भारी भूल थी और जिसका परिणाम अंततः क्या हुआ, भारत विभाजन के रूप में दिखाई दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग हमेशा उस पर अडिग रही, उसको पकड़े रही और एक बार जो है आप सहमति दे देते हैं, कांग्रेस ने सहमति दे दिया, उससे पीछे आना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी राष्ट्रीय संगठन को। तो इस तरह की समस्या हो रही है। तो गांधी नेहरू का अप्रोच समान रूप से उसी प्रकार का है जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण रखता है। इसके बाद अंबेडकर साहब की बात हम लोग करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर साहब भारत विभाजन के बारे में कुछ इस प्रकार की बात करते हैं कि उनका थोड़ा सा अप्रोच जो है, उनकी थोड़ी सी जो बात है वो मेल खाती है कुछ साम्राज्यवादी लेखकों। उन्होंने कहा कि भारत विभाजन इसलिए हुआ कि हिंदुओं ने मुसलमानों के प्रति एक अलगाववादी नीति अपना रखी। उनका कहना था कि मुसलमानों को अलग थलग करने का दृष्टिकोण था, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से हिंदुओं का, और ये जो अलगाववादी नीति है हिंदुओं की, उसका परिणाम हो जाता है भारत विभाजन। मुसलमानों ने फिर अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग रख दी। तो इस प्रकार का दृष्टिकोण है डॉक्टर अंबेडकर का। अंबेडकर जी के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि मुसलमानों के प्रति हिंदुओं की अलगाववादी नीति, अलगाववादी नीति, ये भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी है। अब इन सब बातों में एक दृष्टिकोण और आपको समझना है। आजकल देखिए आप, तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। सोशल मीडिया का अपना समय है। अक्सर मैं देखता हूँ कि जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं है वह भी गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में और सब नेताओं के बारे में तमाम तरह की बातें अक्सर करते रहते हैं। तो यहाँ हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसी बात की चर्चा करेंगे जिसकी सामान्य रूप से चर्चा हो जाती है, उसकी बात हम करेंगे। सामान्य रूप से हम लोग भी चर्चा करते हैं, लेकिन हम उन बातों को महत्व नहीं दे सकते। हमें यूपीएससी में वही बात लिखना है
जो ऐतिहासिक है, जो ऐतिहासिक सत्य है, इस सत्य के करीब है और जिनको हमारी राष्ट्रीय संस्थाएं एनसीईआरटी है, इग्नू है, वो स्वीकृत प्रदान कर रही हैं, उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे अपने लेखन में और वही बात हम यहाँ से करने वाले। अब जैसे एक लेखक है, नाम लिख लीजिए। लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। इन्होंने भारत विभाजन के संदर्भ में एक पुस्तक की रचना की है और पुस्तक का नाम है भारत विभाजन की गुनहगार। आप उसको लिख लीजिए, भारत विभाजन के गुनहगार। ये उनकी पुस्तक का नाम। उस पुस्तक में उन्होंने भारत विभाजन के गुनहगार, ये भारत लिखा हुआ है, साफ साफ लिख लीजिएगा, भारत विभाजन के गुनहगार। इस पुस्तक में उन्होंने जिन बातों को भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी बताया है उनको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे वो पहली बात कहते हैं, पहली बात कह रहे हैं सत्ता लोलुपता। सत्ता लोलुपता, जो बात हमने साम्यवादियों में उठाई थी, कुछ उसी प्रकार की बात है। कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के जो नेतागण हैं, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, सत्ता सुख प्राप्त करना चाहते हैं और शीघ्र सत्ता उनको प्राप्त हो, सत्ता हस्तांतरण हो, उसका वो सुख उठाएं, इसलिए उन्होंने भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया। एक तो ये बात वो कहते हैं। दूसरी बात, वो आंदोलन जो लंबे समय से चल रहा है उसका भी उल्लेख करते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है। अगर उसको आप संगठित रूप से देखते हैं तो 1885 कांग्रेस के नेतृत्व, कांग्रेस का जब गठन होता है तो कांग्रेस के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है। उसके पहले भी उपनिवेशवादी विरोधी चेतना भारत में रही है। उसकी बात हमने हमेशा उठाई है, चाहे वो नागरिक विद्रोहों के रूप में है या जनजातियों के विद्रोह के रूप में है, किसानों के विद्रोह के रूप में है, 1857 के विद्रोह में। तो एक लंबी परंपरा रही है उपनिवेशवादी विरोधी चेतना की और उसके बाद ये चेतना संगठित रूप में शिक्षित वर्ग के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा व्यक्त होती है और वहीं से हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत मानते हैं संगठित रूप से। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आंदोलन लंबे समय से चल रहा है और अब जो है नेतागण उनमें थकावट आ रही है, वृद्ध हो चुके हैं। तो ये जो वयोवृद्ध नेता हैं, जो वयोवृद्ध नेता हैं, इनकी थकान लंबे समय से कर रहे हैं, सारे उपाय कर लिए। अब आप देखिए इस सारा कैसे उदारवादी आते हैं, मॉडरेट्स आते हैं, कैसे एक्सट्रीमिज्म आता है और उग्रवादी विचारधारा आती है, कैसे आपने देखा राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आते हैं, तमाम तरह की विचारधारा, गांधीवाद लंबे समय से चल रहा है, स्वराजवादी, समाजवादी, सब लोग लगे हुए हैं, लंबे समय से ये चल रहा। बहुत सारे प्रयास हुए हैं, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, असहयोग आंदोलन जैसा बड़ा आंदोलन लंबे समय तक चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस प्रकार की बात, भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये हो रहा था कि अब आंदोलन करें तो कैसे करें। आप देखिए कि असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी एक नया आंदोलन शुरू करने में बहुत लंबा समय लेते हैं। 22 में स्थगन होता है, 30 में। उसके बाद कैसे कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, कांदिरविन समझौता होता है, स्थगित हो जाता है, फिर शुरू होता है, फिर बंद होता है, 34 में फाइनली वो बंद हो जाता है। तो इस तरह की बात। और आगे जब विरोध की बात आई भी है, जैसे आपने देखा कि अगस्त प्रस्ताव आया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, आंदोलन की बात आई, जन आंदोलन चलाने का शायद कॉन्फिडेंस नहीं रहा होगा सभी नेताओं के पास में। इसीलिए उन्होंने युद्ध का विरोध करने के लिए कि भारतीय सहभागिता जो स्थापित हुई है, स्थापित करने की घोषणा हुई है ब्रितानी सरकार के द्वारा,
उसका विरोध व्यक्तिगत स्तर पर हुआ, जिसको आप व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं। आचार्य विनोबा भावे, दिल्ली चलो आंदोलन, यानी जन आंदोलन के रूप में कहीं कोई बात नहीं हो रही है। तो एक लंबे समय से सभी प्रकार के उपाय हो चुके हैं, संवैधानिक उपाय हो चुके हैं, धरने जुलूस प्रदर्शन हो चुके हैं, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने बम पिस्तौल वाली बात भी कर ली है, गांधीवादी जन आंदोलन भी हो रहे हैं। तो लोहिया जी कह रहे हैं कि लंबे समय से ये हमारा आंदोलन चल रहा है और वयोवृद्ध नेता जो नेता है वो वृद्ध हो चुके हैं, वो थकान है और इसलिए उन्होंने अब स्वतंत्रता विभाजन को अब उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार की बात कर रहे हैं। आगे के कारण की जो बात हम लोग करेंगे, आगे के कारण की जो बात हम लोग करेंगे, इसमें ये कहते हैं, राम मनोहर लोहिया साहब कहते हैं, एक बात जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, सोशल मीडिया के संदर्भ में मैं चर्चा कर रहा था, उसको भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। राम मनोहर लोहिया साहब कहते हैं कि नेहरू पर माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। वो इस प्रकार की बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि लेडी माउंटबेटन ने नेहरू पर दबाव डाला और इन दोनों के दबाव के परिणाम स्वरूप ही नेहरू ने अंततः विभाजन को स्वीकार कर लिया। इस तरह की बात होती है। अब ये व्यक्तिगत संबंधों की बात है, इसको इतिहास के हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई लेना देना नहीं है। किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति पर कितना प्रभाव है, क्या प्रभाव है, उनके प्रभाव से कौन सा निर्णय ले रहा है, ये कोई इतिहासकार नहीं जान सकता। ये सब कयास लगाने की बात होती है। लेकिन यहाँ इस पॉइंट के संदर्भ में सिर्फ हम यही लिखेंगे कि राम मनोहर लोहिया के अनुसार ऐसी बात, वो ऐसी बात कह रहे हैं। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुसार ये बात, जिन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है। तो तीसरी बात जो उन्होंने लिखा है वो है नेहरू पर, नेहरू पर मिस्टर एंड मिसेस या माउंटबेटन एवं लेडी माउंटबेटन का प्रभाव, लेडी माउंटबेटन का प्रभाव। ये पॉइंट है। तो ये विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है।